नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको इनक्रेडिबल बुक्स के बारे में बताऊंगा। इनक्रेडिबल बुक्स के क्रम में ये मेरा 6वां वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि इनक्रेडिबल बुक के अंतर्गत मैं आपको किताबों के बारे में बताता हूँ या उससे संबंधित पोएट के बारे में, राइटर के बारे में बताता हूँ और इस पर आधारित मैं मैच वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स इत्यादि क्वेश्चन एराइज करता हूँ ताकि आपको उन सब किताबों के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो सके। तो वीडियो बहुत छोटा होता है, लेकिन यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक जो क्वेश्चन एराइज होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन पर आधारित होते हैं या लाइंस पर आधारित होते हैं या पोएट पर आधारित होते हैं या उनकी रचनाओं पर आधारित होते हैं, जिन्हें वर्क्स बोलते हैं, तो उस पर आपको कमांड हो जाएगा और आप आसानी से उन सब प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यदि क्वेश्चन को कुछ पलट के भी पूछा जाता है, कुछ घुमा फिरा कर भी पूछा जाता है, तो भी आप अपने मूल पथ से विचलित नहीं होंगे और प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे लेंगे। तो मेरे आज का वीडियो का टॉपिक उसी क्रम में है। यह मेरा एक प्रयास है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सही सही जवाब आपको एकदम सटीक रूप से प्रदान हो सके। तो चलिए मैं अपना वीडियो आरंभ करता हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैं आरंभ करूँ उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में, जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। और केवल चालू न कर लें, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं मेरे इस वीडियो के लिए या मेरे अन्य वीडियो के लिए, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स को ज़रूर पढ़ता हूँ और उसी के अनुरूप मैं अपने अगले वीडियो को बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि मैं आपको एक अच्छा और बेहतर वीडियो दे सकूँ। तो अब चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक, जो कि इनक्रेडिबल बुक्स पर आधारित है। इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ पंक्तियाँ दिया हूँ, कुछ लाइन्स दिया हूँ और यह पंक्तियाँ जो है वह किसी पोएट या राइटर से रिलेटेड है। तो आपको पोएट और राइटर के बारे में बताऊँगा और केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस पंक्तियों के बारे में आपको सूक्ष्म थोड़ा सा डिटेल भी दूंगा ताकि आपको यह लाइन जो है आपको आसानी से क्लियर हो सके कि यह लाइन कब, कैसे और किस राइटर द्वारा आई और उसके पीछे लॉजिक क्या था, कारण क्या था। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, तो पहले मैं पंक्ति को पूरा कर देता हूँ। पंक्ति इस प्रकार है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स दैट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो यह पोएट्री की एक डेफिनेशन है, पोएट्री की एक परिभाषा है, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने 1801 में अपनी पुस्तक प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट में उन्होंने प्रकाशित कराई थी। तो इस पत्रिका मतलब यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक को कंप्लीट कराने में उनके एक मित्र, जो कि एक प्रसिद्ध पोएट स्वयं थे, ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद किया था। उनका नाम था एस.टी. कॉलरिज। तो एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनके कोलैबोरेशन से यह पुस्तक प्रकाशित हुई। यह पुस्तक विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि उस पुस्तक के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की जो गिनती है वो महान कवियों में होने लगी और उनके नाम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे वर्ड्सवर्थ एज कहा गया। तो निश्चित रूप से यह जो मेरा लाइन है, इस लाइन का संबंध जो है विलियम वर्ड्सवर्थ से है। विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट देखिए, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। पंक्ति को पढ़ने पर पता चलता है कि इसमें कुछ असंभव से लगने वाली बात को कही गई है कि जाओ और टूटते हुए तारों को पकड़ो। तो तारा क्या टूटता है क्या? यदि तारा टूटता है तो क्या कोई उसे पकड़ सकता है क्या? तो निश्चित रूप से यह एक असंभव सी बात है, जिसे कवि ने लिखा। तो कवि ने क्यों लिखा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको मैं बताता हूँ। पहले मैं बता दूँ यह पोएट कौन था जिन्होंने यह पंक्ति लिखा। तो इसका संबंध जॉन डंक से है।
जॉन डन एक प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोएट थे और उन्होंने इस पंक्ति को लिखने में इसलिए लिखा क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत सी कुछ असंभव सी बात कही और उसका संबंध विश्व की महिलाओं से किया। उन्होंने कहा कि टूटते हुए तारों को पकड़ना या फिर भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले ही पता लगा लेना या फिर जल परियों से का गीत सुनना या फिर मैट्रिक पौधे को उसके स्थान से उखाड़ना, ये सभी चीज़ें असंभव चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिए जिसमें असंभव से लगने वाली बात को कहा गया। तो उन्होंने कहा यह सब उतना ही असंभव है जितना इस संसार में एक ऐसी स्त्री से मुलाकात होना जो कि अपने स्वामी के प्रति पूरी तरह से वफादार हो। तो दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं है जो अपने स्वामी के प्रति पूरी वफादार रही हो या बनती हो। तो यह पोएट की एक धारणा था कि ऐसा होना असंभव है। तो उन्होंने इस कविता को लिखा और इस कविता का टाइटल भी यही है और कविता का फर्स्ट लाइन भी यही है। तो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार का संबंध जॉन डन से। नेक्स्ट है ही प्रेथ बेस्ट हु लव्स बेस्ट एंड थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल। यह जो पंक्ति है यह सैमुअल टेलर कॉलरिज की एक कविता, एक लॉन्ग पोएम जो कि एक बैलेड भी है जिसका नाम था द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर से रिलेटेड है। तो पहले इनका आंसर लिख देते हैं। तो इसका संबंध एच.टी. कॉलरिज के साथ है। तो ये जो द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर का ये जो पंक्ति है, पहले मैं इस पंक्ति को पूरा करना चाहता हूँ। तो पंक्ति इस प्रकार है, ही प्रेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल फॉर द डियर गॉड हु लव्ड अस ही मेड एंड लव्ड ऑल। तो यहाँ पे जो टीएच है, टीएच का मतलब यस या ये समझना चाहिए। एंशिएंट इंग्लिश में जिसे प्रेज नहीं लिखा जाता, लव्स नहीं लिखा जाता था, वहाँ टीएच लिखा जाता था। तो उससे आप कंफ्यूज ना करें, टीएच का मतलब यस या यस है। तो यहाँ पे एक मारिनर था जो कि एल्बेट्रास नामक एक पक्षी को उसने अनायास ही मार डाला। वह पक्षी अक्सर शाम के समय, इवनिंग पीरियड के समय वह आता था सेलिंग बोट पे। तो मारिनर ने उसकी हत्या कर दी। तो इससे उसको बड़ा पछतावा हुआ। तो उसने पछतावा से प्रायश्चित करने का निश्चय किया। तो उसने यह निश्चय किया कि वह ईश्वर के बनाए गए सभी चीज़ों से वो प्रेम करेगा, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। तो उसी में यह पंक्ति का जिक्र है। नेक्स्ट है, ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज। ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज, यह एक लव पोएट्री है जिसका संबंध रॉबर्ट बर्न के साथ है। कविता की अगर टाइटल की बात करते हैं तो कविता की टाइटल है लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। पहले मैं इस पंक्ति को पूरा कर देता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ। इसका है, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज दैट इज न्यूली स्प्रुंज इन जून। ओ माई लव लाइक द मेलोडी दैट इज स्वीटली प्लेड इन ट्यून। तो यह जो कविता है, इस कविता में रॉबर्ट बर्न जी ने, जो कि उन्होंने अपने बिलवेड को इस डेडिकेट किया है, समर्पित किया है। तो उन्होंने कहा, बिलवेड का मतलब होता है प्रेमिका। तो अपने प्रेयसी या प्रेमिका को कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में सूर्य, चंद्रमा, तारे और ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं उपस्थित रहेंगी, उसमें रहने वाली सभी चल या अचल वस्तुएं जीवित रहेंगी, उनमें जान रहेगा, तब तक उनके प्यार में फ्रेशनेस बना रहेगा। तो यह रॉबर्ट बर्न के इस लाइन से पता चलता है कि वह एक मेटाफिजिकल पोएट थे और उन्होंने आध्यात्मिक कविताएं लिखी। तो इसका संबंध रॉबर्ट बर्न से है। नेक्स्ट है, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल आई शैल क्लैप्स दी अगेन एंड विथ गॉड बी द बेस्ट। ये जो पंक्ति है, यह पंक्ति रॉबर्ट ब्राउनी का एक प्रसिद्ध पोयम से लिया गया है। रॉबर्ट ब्राउनी, जिसका नाम था प्रोस्पाइसी। तो जो प्रोस्पाइसी था, उसी से यह कविता
लिया गया है। तो यह कविता से हमको पता चलता है कि जो कवि है, पोएट है, वह पुनर्जन्म पर विश्वास करता है और वह मृत्यु के बाद का जीवन पर विश्वास करता है। कवि जो है वो कहता है कि उसे मृत्यु से पहले आने वाले शारीरिक कष्टों का आभास होता है और उसको लगता है कि उसका सामना इन सब चीज़ों से हुआ है। तो मृत्यु आने से पहले व्यक्ति जो होता है वो भयभीत हो जाता है, कायर हो जाता है, डर जाता है। कवि कहता है कि लेकिन वह भयभीत नहीं होना चाहता है, वो कायर नहीं बनना चाहता है और उसकी सामना यानी मृत्यु का सामना वो पूरी वीरता के साथ करना चाहता है। तो उसने कहा कि मृत्यु के उपरांत वह फिर से अपनी पत्नी जिसका देहांत हो चुका है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसका नाम एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनी था, से वह पुनः मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मृत्यु के बाद वह ईश्वर की नगरी में मिलेगा, जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट प्लेस है। तो इसका संबंध रॉबर्ट ब्राउनी से है। नेक्स्ट है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बहुचर्चित पोएम जिसका नाम था स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग से लिया गया है। इस पोएम में कवि ने कर्तव्य के महत्व को बताया है। कवि कहता है कि कर्तव्य को निभाने में बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो बाधा बनती हैं। तो कवि कहता है कि इन सब बाधा में पड़ने वाले चीज़ों से स्वयं को दूर करना चाहिए और तब तक चलना चाहिए जब तक मृत्यु से पहले वह अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। यहाँ स्लीप का मतलब होता है मृत्यु, मतलब मृत्यु से पहले उसे अभी मीलों चलने हैं, अभी उसको कर्तव्य निभाने में अभी काफ़ी समय है, वो अपने टारगेट पे नहीं पहुँचा है, तो वह यहाँ रुक कर अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के स्नोई बाय स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग का यह है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में चालू करें। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कोई बात लिखना चाहते हैं जो इस वीडियो से संबंधित है या अन्य वीडियो से संबंधित है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपने कमेंट को उसमें लिखिए, मैं उस कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और उसके अनुसार मैं कार्य करूँगा। इसी प्रकार मेरे अन्य वीडियो को भी देखने के लिए आप आसानी से मेरे उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं। बस सिंपली आपको करना क्या है, आप इस वीडियो के टाइटल में या मेरे अन्य किसी भी वीडियो के टाइटल में जाएं, वहाँ हैश समाधान इन हिंदी को टच करें और आप तुरंत मेरे अनेक वीडियो तक पहुँच जाएंगे। तो जब मेरे वीडियो तक पहुंच जाएंगे तो वहां से आप मेरे चैनल तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं और उस चैनल में प्ले लिस्ट के ज़रिए आप अपने पसंद के अनुसार टॉपिक पर वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बस मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।